सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडवोरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जीवन कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रोनाउन को लर्न करने के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की। हम लोगों ने प्रोनाउन शब्द की उत्पत्ति से लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के फंक्शंस को लर्न करने की कोशिश की। हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि इन सभी प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्दों में जितने भी शब्द हैं वे सारे उन सभी शब्दों की उपयोगिता कहाँ तक सीमित है और उन्हें किस तरीके से हम बेहतर तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। आज का यह पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर प्रोनाउन की लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ अन्य प्रकार के प्रोनाउंस सीखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग आज देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है और कहाँ पर किसे यूज़ किया जाता है और कहाँ पर किन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद में अगर इस वीडियो लेक्चर में और भी ज़्यादा समय मिलने की गुंजाइश रही तो हम लोग कुछ अन्य प्रकार के प्रोनाउंस को भी सीखने की कोशिश करेंगे। किसी भी टॉपिक पर जाने के पूर्व मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप मेरे साथ में जिन चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कम से कम उतनी बातों को ज़रूर आप नोट आउट करिए और अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है उन्हें ज़्यादा नोट करने की, उनसे ज़्यादा तथ्यों को नोट करने की, तो आप वीडियो को पुश करके उनसे ज़्यादा तथ्यों को नोट करिए ताकि आपका नोट्स आपको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए सफिशिएंट हो। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अन्य प्रकार के नाउन्स को सीखने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर में जो सबसे पहला प्रोनाउन हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इंडेफिनिट प्रोनाउंस किनको कहते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं और उन शब्दों की उपयोगिता इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से डिफाइन की गई है। तो प्रोनाउंस के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। एज यूजुअल प्रोनाउंस हम लोग उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिनका उपयोग नाउन के बदले किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्पीच में या फिर किसी भी इवेंट में नाउन की रिपीटिशन को यानी नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है नाउन के स्थान पर। और अगर हम लोग बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउंस की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस वे शब्द हैं जो कि किसी नाउन के डेफिनिट न होने की दशा में नाउन की जगह पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। मतलब आप समझिएगा, नाउन यदि किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो दो पैटर्न में आता है, या तो वो डेफिनिट होगा या फिर वो इनडेफिनिट होगा। कहने का मतलब या तो वो स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, डेफिनिट या यूनिक होगा या फिर वो इनडेफिनिट होगा। यानी स्पीकर नाउन के बारे में बोल तो देगा लेकिन जो लिसनर होगा एग्जैक्ट उसी नाउन तक नहीं पहुंचेगा जिस नाउन का बोध स्पीकर के बोले गए वाक्य से हो रहा होगा। जैसे सपोज करिए आपके पास में एक कमरा है और इस कमरे में कई सारे बॉल रखे हुए हैं, कई सारे गेंद रखे हुए हैं। आपके पास कमरा कितना है? एक है। और इस कमरे में गेंद कितनी है? एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है। ठीक है। और यदि मैं आपसे कहूँ जाइए कमरे में से एक गेंद लेकर के आइए, जाइए कमरे में से एक गेंद लेकर के आइए, तो आप मेरे कहे गए वाक्य से ये नहीं निर्धारित कर पाएंगे कि आपको बॉल ए लेकर के आनी है या बॉल बी लेकर के आनी है या सी, डी या ई में से कोई एक बॉल लेकर के आनी है। आप जाएंगे और इनमें से कोई भी एक बॉल उठा करके लाएंगे और वही कार्य यदि मैं फिर से किसी दूसरे लिसनर को दूंगा, मैं फिर से बोलूँगा किसी दूसरे लिसनर से जाइए कमरे में से एक गेंद लेकर के आइए, तो जो गेंद आपने चुनी होगी एग्जैक्ट वही गेंद वह लिसनर नहीं चुनेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा बोला गया वाक्य प्रयुक्त नाउन को डेफिनिट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यानी मेरे वाक्य में जिस नाउन की बात हो रही है, जिस गेंद की बात हो रही है, उस गेंद तक लिसनर नहीं पहुंच पा रहा है। इट मीन्स ये है कि हमने नाउन को इनडेफिनेटली यूज किया है, हमने नाउन को डेफिनेटली यूज नहीं किया है। यानी हमने जो नाउन बोला है अपने वाक्य में वो लिसनर्स के लिए कैसा है? इनडेफिनिट है।
तो उस नाउन को यदि रिप्लेस करना हो, उस नाउन को यदि रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाए जो नाउन पहले से इंडेफिनिट था, तो हमें वहां पर उसकी जगह पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसी दिन रात के लिए हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड किया है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वे शब्द हैं जो उन नाउन्स के बदले नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जिन नाउन्स को लिसनर्स स्पीकर के द्वारा बोले गए वाक्य से स्पष्ट करने में डेफिनेट करने में सक्षम नहीं होता है। बात समझिएगा। जैसे हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग आज की डेट में, आज के इस लेक्चर में पढ़ाई का पैटर्न रिवर्स करना चाहते हैं। किसी भी बात को सीखने के 4-5 तरीके होते हैं, मतलब लर्निंग के 4-5 तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है डिडक्टिव और एक तरीका होता है इंडक्टिव, ठीक ना। इंडक्टिव, डिडक्टिव बोलने का मतलब ये होता है कि मैं चीज़ों को पहले से आपको बता दूं, तथ्यों को मैं आपको पहले से बता दूं और लेटर ऑन हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए और उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पर जाएं, ठीक है। लेकिन जो इंडक्टिव मेथड होता है, ये आपके सामने एक सिचुएशन पहले से ही दे दी जाती है और उस पर आपका विचार मुझे लेना होता है और उसके बाद में मैं चीज़ों को स्पष्ट करता हूँ कि नहीं, यहाँ पर आपने गलती की और यहाँ पर ये बात थी। तो आज का जो लर्निंग सेशन है वो इंडक्टिव होने वाला है। अब तक हम लोग डिडक्टिव मेथड से पढ़ रहे थे। इंडक्टिव मेथड भी बहुत ही कारगर मेथड होता है लर्निंग का, ठीक है। तो इंडक्टिवली हम लोग अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस को पढ़ने की कोशिश करें तो मैं किसी भी तथ्य पर जाने के पूर्व, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउंस कितने होते हैं ये बताने के पूर्व, मैं आपके सामने कुछ एक वाक्य लिख रहा हूँ और उनमें कुछ एक शब्द होंगे जिनके जरिए आप लोग उस नाउन तक नहीं पहुँच पाएंगे जिस नाउन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई वॉन्ट somebody to solve this प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक और सेंटेंस कंसिडर करिएगा। ये आपका सेंटेंस नंबर 1 था, ठीक है ना, ये पहला वाला सेंटेंस था। अब एक और सेंटेंस कंसिडर करिएगा, दूसरा सेंटेंस। जैसे मैं इसी वाक्य को लिखूं, बस केवल somebody के जगह पे हमने एक पर्सन का नाम लिखने की कोशिश की। आई वॉन्ट रोहन, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई वॉन्ट रोहन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब मैं चाहता हूं कि रोहन इस समस्या को सॉल्व करे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस आ रहा है इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम लोग रोहन की बात करें तो रोहन क्या है, रोहन एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है। जैसे ही हम कहेंगे आई वॉन्ट रोहन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप तुरंत उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे जिस व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि वो समस्या को हल करे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नाउन आपके सामने लिखा गया है ये प्योर डेफिनिट है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का इनडेफिनिटिज्म नहीं छुपा हुआ, मतलब अनिश्चितता यहाँ पे किसी भी प्रकार का दस्तक नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया कि भाई रोहन एक पर्टिकुलर पर्सन है और पर्टिकुलर पर्सन होने के नाते ये क्या है, डेफिनिट है। पर्टिकुलर होने के नाते ये क्या है, निश्चित है। निश्चित होने का मतलब क्या हुआ कि स्पीकर, यानी मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ आप उस व्यक्ति तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं मेरे बातों को सुन करके। लेकिन अगर हम लोग ऊपर वाले वाक्य की बात करें और मैं आपसे कहूं आई वॉन्ट somebody टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस somebody के जरिए मैं जिस व्यक्ति का बोध कराने की कोशिश कर रहा हूं, इस somebody के जरिए मैं जिस व्यक्ति का बोध कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्या आप उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं? आप किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेंगे, कोई दूसरा लिसनर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा। मतलब क्या हुआ कि इस somebody के द्वारा जो इम्प्लॉयड नाउन है या फिर इसके जरिए हम लोग जिस नाउन की तरफ संकेत कराना चाहते हैं वो नाउन कैसा हो जा रहा है, इनडेफिनिट हो जा रहा है। लिसनर के लिए उस नाउन को डेफिनिट कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। इस वजह से ये वाला जो शब्द हमारे पास में, आफ्टर ऑल somebody किसी का नाम तो है नहीं और वांट वर्ब है, यहाँ पर हमें एक पर्सन की आवश्यकता है। जिस तरीके का सेंटेंस का पैटर्न चल रहा है तो वांट के बाद में हमने यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ गई, पर्सन की। तो इस पर्सन की जगह ले लिया इस प्रोनाउन ने।
लेकिन ये प्रोनाउन डेफिनेट नहीं कर पा रहा है कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे केवल बोला इतना, आई वॉन्ट somebody टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, एक बात यहाँ पे तय हो जा रही है कि भाई वो somebody अकेला होगा, वो somebody क्या होगा, अकेला होगा, स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक तो होगा लेकिन डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। डेफिनेट के जैसे कई बातें होती हैं, जैसे डेफिनेट के जैसे एक बात होती है स्पेसिफिक, डेफिनेट के जैसे एक बात होती है पर्टिकुलर, जो डेफिनेट के साथ में कंफ्यूजन आपको क्रिएट करती है। डेफिनेट के ही जैसी एक बात होती है प्रॉपर, ये भी डेफिनेट के साथ में कंफ्यूज करती है। और डेफिनेट के ही जैसे एक और बात होती है जिसको हम लोग यूनिक कहते हैं। तो हमारे पास में 3-4 बातें होती हैं जो हमको डेफिनेट से कंफ्यूज करती है, जैसे स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, प्रॉपर और यूनिक, ठीक है। ये सारी बातें हमको डेफिनेट से कंफ्यूज करती हैं और कह सकते हैं कि कभी कभी हम लोग इनमें से स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया, ठीक है ना, यूनिक हो गया, इन सभी के जगह पे हम लोग डेफिनेट के जैसा ट्रीटमेंट करने लगते हैं, मतलब डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करने लगते हैं। तो लेकिन उसका ये कदापि मतलब नहीं है कि आप स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, प्रॉपर और यूनिक सभी को एक जैसा मान लें, डेफिनेट मान लें। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई यहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सन है इसे डेफिनेट माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि ये एक खास व्यक्ति का नाम है और इस व्यक्ति तक आराम से पहुंचा जा सकता है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी है कि जो रोहन है ये हमारा कैसा है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन बोलने का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट हुआ। तो इन बातों को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे डिटरमाइनर के चैप्टर में तो इन सभी चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किसके साथ में कैसा ट्रीटमेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सभी बातों पर विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बात तो समझिएगा, जब हमने दूसरे सेंटेंस की बात की तो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था उस व्यक्ति तक मेरे लिसनर्स को पहुंचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब मैंने पहले सेंटेंस की बात की तो इस पहले सेंटेंस में somebody के द्वारा जिस व्यक्ति का बोध हो रहा था वहां तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं रहा। यानी सब लोग अलग अलग व्यक्ति को somebody समझने लगे। यानी somebody हमारा एक ऐसा प्रोनाउन हुआ जो कि इंडेफिनिट नाउन की तरफ संकेत कर रहा है। इसे किसी इंडेफिनिट नाउन की जगह पे उपयोग में लाया गया है। इस वजह से हम लोग इस सेंटेंस में इस शब्द को हम लोग क्या बोल देंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोल देंगे। तो भाई ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, somebody, ठीक है ना। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन किसका बोध करा रहा है, इंडेफिनिट नाउन का तो बोध करा ही रहा है, उसकी जगह पे उपयोग में आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ में इसके जरिए आप लोग एक स्पेसिफिक पर्सन का भी बोध करा रहे हैं। स्पेसिफिक पर्सन बोलने का मतलब ये है कि भाई ये आदमी ऐसा होना चाहिए जो इस समस्या को हल कर सके। मतलब सारे आदमियों में से किसी एक आदमी को आपको पिकअप नहीं करना है, हमको अब एक विशेष आदमी की जरूरत है जो इस समस्या को हल कर सके। अब एक सेंटेंस में और लिखता हूं जो कि आपको somebody के साथ में या फिर इन्हीं चीज़ों के साथ में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे आई वॉन्ट एनीबडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस वाले वाक्य पर जरा आप गौर फरमाइएगा। अगर इस वाले वाक्य की बात करें तो हमने somebody या रोहन की जगह पे अपने एक नए शब्द का उपयोग कर लिया, एनीबडी। अब एनीबडी के जरिए हम लोग किस प्रकार के व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, एनीबडी के जरिए हम लोग सिंगुलर पर्सन का तो बोध करा रहे हैं, मतलब केवल एक आदमी की बात तो यहाँ पे हो रही है, ये बात तो तय है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे रैंडम पर्सन की बात कर रहे हैं। रैंडम बोलने का मतलब वो कोई भी एक आदमी हो सकता है, मतलब कोई भी एक जनरल सा आदमी हो सकता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के स्पेसिफिकेशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इस वाले वाक्य में ये प्रॉब्लम इतनी जनरल है, इतनी सामान्य है कि इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक को भी मेरे साथ में भेज दो। लेकिन इस वाले वाक्य में जो somebody उपयोग किया गया था, इसके कहने का मतलब ये था आई वॉन्ट somebody टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब मैं किसी एक ऐसे खास व्यक्ति की तलाश में हूँ जो कि इस समस्या को सॉल्व करने में सक्षम हो। यानी सभी इस समस्या को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। यानी इसमें जिस प्रॉब्लम का जिक्र किया गया है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में जिस प्रॉब्लम का जिक्र हो रहा है वो बहुत ही निहायत ही आसान है और उसे कोई भी हल कर सकता है। तो एनीबडी बोलने का मतलब होता है रैंडम सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन।
रैंडम सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन, और somebody का मतलब होता है रैंडम स्पेसिफिक इंडेफिनिट पर्सन। बात आपको समझ में आती है? तो somebody के जरिए हम लोग किसका बोध कराते हैं? somebody के जरिए हम लोग स्पेसिफिक सिंगुलर और इंडेफिनिट पर्सन का बोध कराते हैं। स्पेसिफिक सिंगुलर और इंडेफिनिट पर्सन का बोध कराते हैं। बात समझ में आई? और अगर हम लोग बात करें एनीबडी के जरिए, तो एनीबडी के जरिए हम लोग स्पेसिफिक की जगह पे बोल देंगे रैंडम। रैंडम का मतलब जितने भी जन समूह हैं उनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो रैंडम, सिंगुलर और इंडेफिनिट पर्सन का बोध कराने के लिए हम लोग somebody का उपयोग करने के बजाय किसका उपयोग कर लेते हैं? एनीबडी का उपयोग कर लेते हैं। अब एक बात और समझिएगा, जब हम लोग somebody और anybody के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की बात करते हैं, डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करने की बात करते हैं, तो somebody जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब somebody का उपयोग कभी भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, जबकि anybody का उपयोग हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में आराम से कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग anybody का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो एनीबडी हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब देयर इज नो एनीबडी, यानी यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस समस्या को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एनीबडी और somebody में अंतर क्या हुआ कि भाई इसके जरिए और इसके जरिए, दोनों के जरिए हम लोग इंडेफिनिट पर्सन का बोध कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ में एनीबडी जो होता है वो रैंडम सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करता है, और जो somebody होता है वो स्पेसिफिक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करता है, यानी ये एक खास व्यक्ति के बारे में बात करता है, और ये एक रैंडम का मतलब बिना किसी क्रम के चुने गए आदमी के बारे में बात करता है। और साथ ही साथ में हमने बोला कि somebody का उपयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करना चाहिए, जबकि एनीबडी का उपयोग हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के पास में दो शब्द और होते हैं जो कि हम somebody और anybody को समझने के साथ साथ में समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं someone, और यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं anyone। तो someone और anyone भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे हमारा somebody और anybody है। बस केवल अंतर क्या है, somebody के जरिए हम लोग रेफरेंस जो देते हैं वो व्यक्ति का देते हैं। somebody के जरिए हम लोग जो रेफरेंस देते हैं वो व्यक्ति का देते हैं, लेकिन someone के जरिए जो हमारा रेफरेंस होता है वो पर्सन के नंबर का होता है। ठीक है ना, यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो नंबर है, एक तो पर्सन है। तो somebody के जरिए जो हमारा रेफरेंस होता है वो व्यक्ति का होता है, और someone के जरिए जो हमारा रेफरेंस होता है वो नंबर का होता है। बात आपको समझ में आई? बस केवल इसमें इतना सा अंतर होता है। बाकी somebody की जगह पे आप someone प्रयोग कर सकते हैं और anybody की जगह पे आप anyone प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसा प्रयोग करेंगे आपके लिसनर या रीडर को वैसी ही बातें समझ में आएंगी। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर जो भी डिस्कशन मैंने आपके सामने किया, इन सभी तथ्यों के आधार पर मैंने 4 शब्द आपके सामने ऐसा लिखने की कोशिश की जिसके जरिए आप लोग इंडेफिनिट पर्सन का बोध कराते हैं किसी भी वाक्य में। बात आपको समझ में आई? इसी तरीके से इंडेफिनिट थिंग का बोध कराया जा सकता है, इसी तरीके से इंडेफिनिट प्लेस का भी बोध कराया जा सकता है। तो इन सभी तथ्यों की तरफ संकेत करने वाले जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं जो नाउन की जगह ले रहे हैं लेकिन इंडेफिनिट नाउन का बोध करा रहे हैं, उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कह लेते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कह लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस की लिस्ट कौन सी है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो चलिए अब आप फटाक से नोट करने की कोशिश करिएगा। अब तक जो भी हुई वो राम कहानी हुई, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों से बहुत कुछ आपको मिलना चाहिए था और संभवतः आपको मिला होगा अगर आपने ध्यान से इन बातों को श्रवण किया होगा। तो श्रवण का मतलब आप जानते हैं, सुनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात वही कर लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्दों की, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्द, इनको हम लोग 2-4 ग्रुप में डिवाइड करके लिखेंगे, 4 या 5 ग्रुप में। सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में हमारे पास जो शब्द हैं उनमें सबसे पहला शब्द है आपके पास में somebody, फिर इसके बाद में आपके पास में शब्द है anybody, फिर इसके बाद में आपके पास में शब्द है nobody,
और लास्ट में आपके पास में शब्द है एवरीबॉडी। लास्ट में आपके पास में शब्द है एवरीबॉडी। अब आते हैं बी वाले ग्रुप पे। बी वाले ग्रुप में आपके पास में शब्द है सबसे पहला समवन, फिर आपके पास में शब्द है एनीवन, फिर आपके पास में शब्द है नो वन। अब नो वन में एक बात याद रखिएगा, नो अलग रहेगा और वन अलग रहेगा। ये मैं बातें आपसे बाद में डिस्कस कर लूंगा कि क्यों अलग रहेगा, ठीक है ना। वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत ये बात होगी, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए इतना जानिए कि नोबडी एक ही में लिखा जाता है, लेकिन नो और वन दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे एवरीवन की। फिर सी वाले ग्रुप की बात करते हैं। सी वाले ग्रुप में आपको मिलेगा सबसे पहला शब्द समथिंग, समथिंग। फिर इसके बाद में आप शब्द बना पा रहे होंगे एनीथिंग। ऐसे ही आपको शब्द मिल जाएगा नथिंग, नथिंग में दोनों बातें एक साथ में लिखी जाएंगी। फिर इसके बाद में आपको मिल जाएगा एवरीथिंग, ठीक है। अब हम डी वाले ग्रुप की बात करें। डी वाले ग्रुप में आपको सबसे पहले शब्द मिलेगा समवेयर, समवेयर। फिर आपको शब्द मिलेगा एनीवेयर, फिर आपको शब्द मिलेगा नोवेयर, और लास्ट में आपको शब्द मिलेगा एवरीवेयर, ठीक है। अब हम लोग लास्ट वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं, पांचवें ग्रुप में। पांचवें ग्रुप में शब्द आपको मिलेगा ऑल, ऐसे ही आपको शब्द मिलेगा नन, फिर आपको शब्द मिलेगा बोथ, फिर आपको शब्द मिलेगा वन, ठीक है। ऑल, नन, बोथ, वन, और एक और शब्द आपको मिलेगा सम। बात कंफर्म है? तो इतने शब्द हैं हमारे पास में जिनके जरिए आप लोग इंडेफिनिट नाउन का बोध कराते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इंडेफिनिट नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउंस के तौर पे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के तौर पे आप इन सभी शब्दों का उपयोग इंग्लिश लैंग्वेज में नित्य प्रतिदिन करते हैं, या फिर नित्य प्रतिदिन करता हुआ लोगों को देखते हैं। लेकिन आपके जहन में बस केवल यही सवाल घूमने लगता है कि भाई ये व्यक्ति कभी नोबडी बोल रहा है, कभी नो वन बोल रहा है, कभी एवरीबडी बोल रहा है, कभी एनीबडी बोल रहा है, लेकिन मुझे इन सभी शब्दों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है कि इनके जरिए ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। मतलब क्या हुआ? अब एक बात और समझिएगा, इनके अंतर जाने के पूर्व आप एक बात समझिएगा कि भाई इनमें से कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो कि केवल सिंगुलर हैं, कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, और कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो केवल प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोथ की बात करें, किसकी बात करें? बोथ की अगर हम लोग बात करें तो बोथ जो है ये ऑलवेज प्लूरल है। बोथ जो है ये हमारा कैसा है? हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। और एक बात, इसका उपयोग ओनली फॉर टू के लिए होता है। इसका उपयोग हम लोग तभी करेंगे जब हम लोगों को केवल दो लोगों के बारे में बात करनी होगी और दोनों की ही बात करनी होगी। जब दोनों की बात करेंगे तभी तो मोर देन वन होगा, तभी तो वो प्लूरल होगा। इसका मतलब ये है कि ये ओनली फॉर टू होता है, यानी दो लोगों के बारे में बात करता है, और एक ही साथ में दोनों के बारे में अगर कोई बात कहनी होती है तब हम लोग बोथ का उपयोग कर लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में। कंफर्म है? और इसी तरीके से अगर हम लोग वन की बात करें तो वन जो है ये ऑलवेज सिंगुलर है। वन के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमारा कैसा है? ऑलवेज सिंगुलर है, यानी इसको हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। बात आपको समझ में आई? तो सिंगुलर है तो ये हमेशा एक के लिए उपयोग में आएगा। अब अगर हम ऑल और सम की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? ऑल की बात करें और सम की बात करें, तो ये दोनों ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनका उपयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के जगह पे भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के भी जगह पर कर सकते हैं। ऑल और सम की अगर हम लोग बात करें तो इनका उपयोग हम लोग फॉर काउंटेबल नाउन, फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, इस तरीके से लिखिएगा, फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन,
दोनों में से किसी के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। बात आपको समझ में आई? तो जब ऑल का उपयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह पर किया जाएगा, यानी बहुवचन गणनीय संज्ञा की जगह पर किया जाएगा, तो हम लोग इसको कैसा मान के चलेंगे? प्लूरल मान के चलेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल के हिसाब से वर्ब का उपयोग करेंगे। और जैसे ही हम लोग ऑल का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करने लगेंगे अगणनीय संज्ञा के स्थान पर, तो हम लोग इसे कैसा मानने लगेंगे? सिंगुलर मानने लगेंगे, या फिर ये कह लीजिए कि हम लोग इसे सिंगुलर मान करके आगे आने वाली वर्ब का उपयोग करना शुरू कर देंगे। बात आपको कंफर्म हुई? यही चीज सेम टू सेम यही बात अप्लाई हो जाती है सम के लिए भी। तो सम के लिए जो हमने बात आपको बताई वो क्या बताई कि इसका उपयोग हम लोग किसके लिए कर सकते हैं? फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के लिए आप सम का उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए उपयोग करेंगे तो हम लोग सम को प्लूरल मान के चलेंगे, और जब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है, यानी उसके साथ में जो वर्ब आती है वो अपने प्राइमरी स्टेट में आती है और प्राइमरी नंबर में आती है, यानी सिंगुलर के तरीके से वर्ब का उपयोग होने लगता है। और अगर हम लोग नन की बात करें, तो नन का उपयोग हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह पे करते हैं। यहीं पर आप बात को समझिएगा। जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए उपयोग होने वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी सिंगुलर कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऑल का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नन है इसका उपयोग हम लोग दोनों के लिए कर सकते हैं, फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों के तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो लास्ट वाला ग्रुप था ये काफी कंफ्यूजिंग था आपके लिए, लेकिन जो भी कंफ्यूजन्स थे उन सभी कंफ्यूजन्स को हमने आपके सामने दूर करने की कोशिश की, और इनको आप बहुत ही क्लियर तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे हम लोग ऑल, नन, बोथ, वन और सम के बारे में डिस्कशंस लेंगे, और वहाँ पर इन सभी तथ्यों की हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। अब इनके अतिरिक्त अगर हम लोग इन चारों ग्रुप की बात करें तो इन चारों ग्रुप में हमारे पास में जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन देखने को मिल रहे हैं, इन सभी को हम लोग हर एक जगह पे सिंगुलर कंसीडर करके चलते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। इनका उपयोग हमेशा कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। बात आपको समझ में आई? तो हम लोगों ने इतनी बातें याद कर ली कि भाई 16 शब्द हमारे पास ऐसे हैं, 16 है ये, और एक हमारे पास में यहाँ पर शब्द है। 17 शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसे हैं जिनको हमेशा कैसा लेके चलते हैं? सिंगुलर लेकर के चलते हैं। और 17 शब्दों के अतिरिक्त 4 शब्द हमारे पास ऐसे हैं जिनमें से 2 हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ऑल और सम। एक हमारा केवल 2 के लिए उपयोग होता है और हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है, और एक हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के लिए बराबर मात्रा में उपयोग में लाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। बातें आपको कंफर्म है? तो ये तो रही भाई शब्दों की लिस्ट। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी शब्द हैं उन सभी की लिस्ट मैंने तय कर ली आपके सामने, और कुछ बातें कहनी यहाँ पर शेष रह गई, जैसे somebody, anybody, nobody और everybody। इन सभी का मतलब ये जो ग्रुप ए के जितने भी आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनका उपयोग हम लोग पर्सन के लिए करेंगे। इनका उपयोग हम लोग वस्तु के लिए नहीं करेंगे, जानवर के लिए नहीं करेंगे, मतलब नॉन पर्सन नाउन के लिए हम लोग इनका उपयोग नहीं करने वाले हैं, यानी ये स्ट्रिक्टली फॉर पर्सन है। और अगर हम लोग समवन की बात करें तो ये भी हमारे पास में किसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं? पर्सन के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं। समथिंग की अगर हम लोग बात करें तो समथिंग जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उपयोग में लाया जाता है। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग, इन सभी का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उपयोग में इनका हम लोग उपयोग लाते हैं। बात आपको समझ में आई? और अगर हम लोग समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर और एवरीवेयर की बात करें तो इनका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? प्लेसेस के लिए इनका उपयोग किया जाता है, मतलब स्थान के लिए इनका उपयोग हम लोग करते हैं। बातें आपको समझ में आई? तो हमने बोला कि भाई somebody, anybody, nobody, everybody, someone, anyone, no one, everyone can be used only for person. Something, anything, nothing, everything are going to be used in English language
फॉर नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए इनका उपयोग करेंगे। एंड समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर प्लेसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में इनका उपयोग केवल प्लेसेस के लिए करना चाहिए, स्थान को व्यक्त करने के लिए करना चाहिए। और फिर उसके बाद बात आ गई ऑल, सम, बोथ, वन और सम की। तो इन सभी का उपयोग हम लोग पर्सन, प्लेस और थिंग सभी के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी ए में जो लिखे गए हैं इनका उपयोग हम लोग फॉर एनी नाउन, फॉर एनी नाउन इनका उपयोग हम लोग किसी भी प्रकार के नाउन के लिए कर सकते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ नाउन यहाँ पे लिखिएगा, फॉर एनी काइंड ऑफ नाउन मतलब किसी भी प्रकार के नाउन के लिए हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इतनी सी बातें थी जो कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ने के पहले जाननी परम आवश्यक थी। और अगर इन सभी बातों में से कुछ भी बातें आपने नहीं जानी है तो आपको पक्का कहीं न कहीं पे मिस्टेक करके आप आएंगे एग्जाम्स में, या फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में और समझने में और लिखने में त्रुटियां होनी जरूरी है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। अब इन सभी बातों को बताने के बाद में मैं आपके सामने थोड़ी ही देर में फिर से उपस्थित होता हूँ इन सभी शब्दों की उपयोगिता को लेकर के, और इनके बीच का जो डिफरेंशिएशन है यानी इनके बीच की जो विविधताएं हैं उन सभी बातों को समझने को लेकर के हम लोग एक बेहतर डिस्कशन आज की क्लास में करने वाले हैं। मित्रों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में जो बेसिक नॉलेज था उसको हम लोगों ने अपना तैयार किया, और उस बेसिक के आधार पर जो इनके बीच का डिफरेंशिएशन है यानी जो इनके बीच का अंतर है उन सभी तथ्यों को समझना शेष रह गया था। तो आइए हम लोग इन शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस है और उन्हें कैसे हम लोग एरर फ्री तरीके से यूज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इन सभी तथ्यों पर विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने दो शब्द लेना चाहूँगा इंडेफिनिट प्रोनाउन की लिस्ट से। एक शब्द मैं लेना चाहूँगा एनीबडी, एक शब्द मैं लेना चाहूँगा एनीबडी आपके साथ में, और दूसरा शब्द हम लोग लेना चाहेंगे समबडी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई इन दोनों शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, हम लोग ये जानते हैं कि इन दोनों शब्द को सिंगुलर पर्सन का बोध कराने के लिए किया जाता है उपयोग। ठीक है ना, इन दोनों शब्दों का उपयोग हम लोग सिंगुलर का बोध कराने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात हम लोगों ने ये नोट कर ली कि भाई एनीबडी का भी उपयोग हम लोग सिंगुलर पर्सन का बोध कराने के लिए करेंगे, और समबडी का भी उपयोग हम लोग सिंगुलर पर्सन का बोध कराने के लिए करेंगे। यानी ये दोनों में क्या हो गई, समानताएं हो गई। ठीक है ना, इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एनीबडी के जरिए भी इंडेफिनिट पर्सन का बोध होता है और समबडी के जरिए भी इंडेफिनिट पर्सन का बोध होता है। तो सिंगुलर होने के साथ साथ एनीबडी और समबडी दोनों के जरिए हम लोग इंडेफिनिट पर्सन का बोध कराने की बात करते हैं। तो जिस नाउन की बात हम लोग करेंगे, जिस नाउन की जगह पे हम लोग इसका उपयोग करेंगे वो नाउन कैसा होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए। ठीक है ना, पर्टिकुलर नाउन के जगह पे हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, यानी प्रॉपर नाउन की जगह पे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बात आपको समझ में आई? तो हमने यहाँ पे बोल दिया भाई कि एनीबडी का उपयोग सिंगुलर के लिए होगा, समबडी का भी उपयोग सिंगुलर के लिए होगा, एनीबडी का उपयोग इंडेफिनिट पर्सन के लिए होगा, समबडी का भी उपयोग इंडेफिनिट पर्सन के लिए होगा। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एनीबडी है वो रैंडम पर्सन की बात करेगा, और जो समबडी है ये एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करेगा। बात आपको कंफर्म है? और साथ ही साथ में दोनों में जो कॉमन है वो ये कॉमन है कि हम इन दोनों शब्दों का उपयोग किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए करेंगे, यानी व्यक्ति के लिए करेंगे। हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों इत्यादि के लिए हम लोग एनीबडी और समबडी का उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो एनीबडी और समबडी में कहीं कहीं पर कॉमन है और कहीं कहीं पर क्या है, कॉमन नहीं है। बात आपको समझ में आई? तो इतनी सी बातों के आधार पर अगर हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करें तो हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। और उन पर जाने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनीबडी का उपयोग हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में करते हैं, लेकिन समबडी का उपयोग हमेशा किस सेंटेंस में किया जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। बात आपको कंफर्म है? तो ये सर्वसाधारण बातें हैं
एनीबडी और समबडी के बारे में। अब अगर हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एनीबडी का एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस में पहले दोनों का एग्जांपल लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में एनीबडी का एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब ये समस्या इतनी जनरल है कि इसे कोई भी एक व्यक्ति सॉल्व कर सकता है। तो एनीबडी के जरिए जिस पर्सन का बोध हो रहा है उस पर्सन के सिलेक्शन में किसी भी प्रकार के ऑर्डर यानी क्रम की कोई व्यवस्था का पालन नहीं किया जाएगा, वो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है। और अगर हम लोग समबडी की बात नेगेटिव सेंटेंस में एनीबडी के यूज करने की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से दे डिड नॉट फाइंड एनीबडी गिल्टी फॉर द क्राइम। ठीक है, दे डिड नॉट फाइंड का मतलब हुआ यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ली। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नॉट एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं, और फाइंड हमारा यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे कहा दे डिड नॉट फाइंड यानी वे प्राप्त नहीं किए या उन्होंने नहीं पाया। किसको नहीं पाया, किसी एक को भी अपराधी नहीं पाया फॉर द क्राइम, इस अपराध के लिए उन्होंने किसी को भी दोषी नहीं पाया। तो एनीबडी का उपयोग हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस में भी कर लिया और एनीबडी का उपयोग हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर लिया। एनीबडी के जरिए हम लोग सिंगुलर, इंडेफिनिट और रैंडम पर्सन का बोध कराने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग समबडी की बात करें तो समबडी का उपयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। तो समबडी का उपयोग हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, वी वांट somebody for this post। हमने यहाँ पे बोला वी वांट somebody for this post, मतलब एक पोस्ट है, किसी भी कर्मचारी की एक पोस्ट है। तो जो पोस्ट है उसका कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, उसमें कुछ प्रकार के क्वालिफिकेशंस इत्यादि की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो somebody है इसके जरिए भी हम लोग सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन का बोध करा रहे हैं। अभी तक somebody के जरिए जिस नाउन का बोध होना चाहिए, जिस नाउन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है वो नाउन कैसा है, इंडेफिनिट है। भाई हमने बोल दिया वी वांट somebody फॉर दिस पोस्ट, इसका मतलब क्या है कि अभी वो नाउन निर्धारित नहीं है जिस नाउन को इस पोस्ट पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो somebody के जरिए हम लोग इंडेफिनिट पर्सन का बोध करा रहे हैं और somebody के जरिए हम लोग सिंगुलर पर्सन का बोध करा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में हम लोग रैंडम पर्सन की बात यहाँ पे नहीं करने वाले। हम लोग पर्सन विद सर्टेन स्पेसिफिकेशन यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, जो इस पोस्ट के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर पोस्ट करने के लिए चाह रहे हैं। तो यहाँ पर somebody के जरिए हम लोगों ने सिंगुलर, इंडेफिनिट बट स्पेसिफिक पर्सन का बोध कराने की कोशिश की। और इसी के साथ साथ में अगर somebody का उपयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा मिलता है कि नहीं somebody का उपयोग नेगेटिव सेंटेंस में कर लिया गया तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा मॉडर्न इंग्लिश यूजेज के हिसाब से। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको एनीबडी और somebody के बीच का डिफरेंस समझाने के लिए पर्याप्त है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे शब्दों की, और दूसरे शब्द हमारे पास में कौन कौन से हैं, नोबडी और एवरीबडी। तो चलिए नोबडी और एवरीबडी के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं कि भाई नोबडी और एवरीबडी को किस रेफरेंस के लिए और किस कार्य के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में रखा गया है। ठीक है ना, तो अब हम लोग भाई बात करेंगे नोबडी और एवरीबडी की। तो पर्सन के लिए ही हम लोग नोबडी और एवरीबडी का भी उपयोग करते हैं। नोबडी में दोनों शब्दों को एक साथ में मिला करके रखा गया और एवरीबडी में भी दोनों शब्दों को एक साथ में मिला करके रखा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम लोग करते क्या है कि एवरी को अलग कर देते हैं और बॉडी को अलग कर देते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही आप बॉडी को अलग कर देते हैं ये बॉडी बन जाता है, बॉडी का मतलब शरीर हो जाता है, तो उसका अर्थ का अनर्थ होने लगता है। तो ऐसी गलती आप कृपया करके मत करिएगा। ठीक है,
तो अगर हमने यहाँ पे बोला नोबडी एवरीबडी, तो इन दोनों का उपयोग हम लोग पर्सन के लिए करेंगे। साथ ही साथ में दोनों का उपयोग सिंगुलर के जैसा मान करके किया जाता है, सिंगुलर के जैसा मान करके किया जाता है। लेकिन एवरीबडी का जो इम्प्लॉयड मीनिंग होता है, इम्प्लॉयड मीनिंग बोलने का मतलब होता है कि इसके जरिए जो छुपा हुआ भाव, ठीक है ना, जो छुपा हुआ भाव होता है एवरीबडी के अंदर, ये आल का होता है। आल का मतलब सभी, और नोबडी का सिंगुलर के तौर पे हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन जितने भी लोग होते हैं उन सभी को हम लोग नकारने की बात करते हैं। तो दोनों का उपयोग हम लोग सिंगुलर पर्सन का बोध कराने के लिए करेंगे। साथ ही साथ में दोनों के जरिए जिस व्यक्ति का बोध होगा वो व्यक्ति इंडेफिनिट होगा, यानी वो डेफिनिट नहीं हो पाएगा लिसनर्स के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये बात भी नोट कर ली कि भाई दोनों का उपयोग हम लोग इंडेफिनिट पर्सन का बोध कराने के लिए करेंगे। अब अगर हम लोग नोबडी और एवरीबडी की बात करेंगे कि भाई ये रैंडम है, स्पेसिफिक है, या फिर क्या है क्या नहीं है, तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। नोबडी पहले से ही नेगेटिव है। नोबडी पहले से ही क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव। ये पहले से ही कैसा है? नेगेटिव है। तो नोबडी का उपयोग हम लोग जब कभी भी करेंगे तो सेंटेंस का पैटर्न हमारा पॉजिटिव होगा, सेंटेंस का पैटर्न हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन मीनिंग हमारा नेगेटिव निकलेगा। और एक बात एवरीबडी के लिए, एवरीबडी जो है वो हमारा कैसा है? ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये ऑलरेडी कैसा है? पॉजिटिव है। तो इस वजह से हम लोग कभी भी इसका उपयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, यानी इसका और इसका उपयोग पॉजिटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। ये चूंकि पहले से ही नेगेटिव है तो इसको फर्दर नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव पैटर्न की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सेंटेंस का पैटर्न यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा और हमारा सेंटेंस का पैटर्न यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसका उपयोग हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते। बात आपको समझ में आई? तो दोनों का उपयोग हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पैटर्न में ही लिखते हैं, लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है और इसका मीनिंग पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में एवरीबडी के जरिए हम लोग सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन का संदर्भ लेकर के सभी के बारे में कोई बात कहना चाहते हैं, और नोबडी के जरिए हम लोग सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन का रेफरेंस लेकर के सभी के बारे में नकारात्मक बात को कहना चाहते हैं। तो अगर हमें सभी के बारे में पॉजिटिव बात कहनी है लेकिन हमें रेफरेंस केवल एक व्यक्ति का लेना है, तो हमें एवरीबडी को सब्जेक्ट बना करके बात को डिलीवर कर देना चाहिए। जैसे everybody has its own habit. Everybody has its own habit, या habit की जगह पे कुछ और लिख लीजिए, has its own capacity। मतलब everybody has its own capacity। एवरीबडी को हम लोगों ने यहाँ पे सिंगुलर माना है, इस वजह से इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज का उपयोग किया गया है। और एवरीबडी के जरिए हम लोगों ने संदर्भ एक व्यक्ति का लिया है, लेकिन हमने संबोधित सभी व्यक्तियों को किया है। हमने यहाँ पे बोला एवरीबडी हैज इट्स ओन कैपेसिटी, यानी मेरे पास में, आपके पास में, किसी और के पास में, किसी और के पास में, सभी के पास में, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, यानी क्षमता होती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम नोबडी की बात करें तो नोबडी के जरिए हम लोग रेफरेंस लेंगे एक का और सभी के लिए निगेटिव बात कह देंगे। जैसे नोबडी कैन बी गॉड ऑन दी अर्थ। नोबडी कैन बी गॉड ऑन दी अर्थ मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी, नोबडी का मतलब कोई भी गॉड यानी ईश्वर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने संदर्भ लिया एक व्यक्ति का और सभी के बारे में नेगेटिव बात कही, यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फॉर नेगेटिव एक्सप्रेशन अबाउट ऑल। सभी के लिए नेगेटिव एक्सप्रेशन देना है तो नोबडी का उपयोग करिए
और यहाँ पे बोलेंगे फॉर पॉजिटिव एक्सप्रेशन फॉर अबाउट ऑल। मतलब सभी के बारे में अगर आपको पॉजिटिव एक्सप्रेशन करना है और आपको संदर्भ कितने का लेना है, सिंगुलर का और इंडेफिनिट व्यक्ति का संदर्भ लेकर के सभी के बारे में पॉजिटिव बात बोलनी है, तो आप एवरीबॉडी का उपयोग करिए। और अगर आपको सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन का संदर्भ ले करके सभी के बारे में नेगेटिव बात बोलनी है तो नोबडी का उपयोग करिए। और साथ ही साथ में याद रखेंगे कि नोबडी और एवरीबॉडी दोनों के लिए जो सेंटेंस का पैटर्न होगा वो हमेशा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों शब्दों का उपयोग हम लोग हमेशा कहाँ पर देखते हैं, ऑलवेज। इनके बारे में आप लिख लीजिएगा, ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। इनका उपयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। कभी ऐसा मत करिएगा कि नोबडी पहले से ही नेगेटिव है और साथ ही साथ में उसके साथ में एक और नेगेटिव एडवर्ब हमने लगा दिया, यानी सेंटेंस को भी हमने नेगेटिव बना दिया। तो ऐसी दशा में जो उसका मीनिंग निकलेगा वो मीनिंग आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, यानी वहाँ पर अर्थ नहीं निकलेगा, अनर्थ वहाँ पे निकलेगा। बात आपको समझ में आई? तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 शब्दों को देख लिया। हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि एनीबडी और समबडी के यूजेज में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम लोगों ने समझा कि भाई नोबडी और एवरीबडी का इम्प्लॉयड मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ में इनका उपयोग किस प्रकार के सेंटेंस पैटर्न में किया जाता है और इनके जरिए किस प्रकार की बातें बोध कराने की कोशिश की जाती हैं। तो हम लोगों ने ऑल इन ऑल ये देखा कि एनीबडी, समबडी, एवरीबडी और नोबडी ये चारों शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग हम लोग सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन का संदर्भ लेकर के कोई बात दूसरे व्यक्तियों के लिए या फिर ये कह लीजिए किसी भी प्रकार के रैंडम, स्पेसिफिक या फिर सभी के बारे में पॉजिटिव, नेगेटिव इत्यादि प्रकार की बातों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्द एनीबडी, समबडी, नोबडी और एवरीबडी के बारे में अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की कि इंग्लिश लैंग्वेज में किन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर किन अर्थों में इन सभी शब्दों का प्रयोग उचित तरीके से किया जाना चाहिए। आइए हम लोग कुछ और शब्दों की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी शब्द लिखे थे एनीवन, समवन, ठीक है ना। मैं फिर से उन शब्दों को लिख देता हूं, एनीवन, समवन, नो वन। नो वन के बारे में हमने बात की थी कि नो अलग रहेगा और वन अलग रहेगा और लास्ट में हम लोगों ने इस ग्रुप में लिखा था एवरीवन, ठीक है। तो अगर हम लोग इन चारों शब्दों को डिटरमाइन करने की कोशिश करें, इन चारों शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करें कि इनको हम लोग किन अर्थों में प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहली बात आपको ये जाननी है कि ये चारों के चारों शब्द का, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग सिंगुलर पर्सन को इंडिकेट करने के लिए करेंगे और साथ ही साथ में इंडेफिनिट पर्सन को इंडिकेट करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। तो ये बात हमारी दोनों कॉमन रहने वाली है कि भाई ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में आएंगे और साथ ही साथ में इनके जरिए यानी इनका प्रयोग जिस नाउन के स्थान पर किया जाएगा वो नाउन हमारा कैसा होगा, इंडेफिनिट होगा, यानी उससे हम लोग किसी नाउन का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही साथ में अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अगर इन सभी के द्वारा सिंगुलर और इंडेफिनिट नाउन का बोध हो रहा हो या फिर इन सभी का प्रयोग हम लोग सिंगुलर और इंडेफिनिट नाउन की जगह पर कर रहे हों, तो फिर उसके बाद हमें इन 4 शब्दों की आवश्यकता क्यों है। तो जैसे हम लोगों ने एनीबडी और समबडी को सीखा था कि भाई एनीबडी का उपयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता था, उसी तरीके से एनीवन का भी उपयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाएगा, जबकि समवन का उपयोग केवल पॉजिटिव वाक्यों में किया जाएगा। नोवन के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसे हम लोगों ने बात की थी नोबडी के बारे में कि नोबडी जो होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो उसी तरीके से नोवन भी हमारा क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है। और एवरीवन जो होता है ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है,
या फिर हम लोग ये कह दें कि ये ऑलरेडी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें एनी1 के बारे में, तो एनी1 के जरिए हम लोग रैंडम पर्सन का बोध कराते हैं, हम लोग रैंडम पर्सन का बोध कराते हैं। समवन के जरिए हम लोग स्पेसिफिक पर्सन का बोध कराते हैं, स्पेसिफिक पर्सन का बोध कराते हैं। नोवन के जरिए हम लोग निगेटिव एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, नोवन के जरिए हम लोग निगेटिव एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। और साथ ही साथ में निगेटिव एक्सप्रेशन फॉर ऑल, मतलब सभी लोगों के लिए निगेटिव एक्सप्रेशन अगर करना होता है तो हम लोग नोवन का उपयोग करते हैं। और अगर एवरीवन की बात करें तो एवरीवन के जरिए हम लोग पॉजिटिव एक्सप्रेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं, यानी हम लोग सकारात्मक अभिव्यक्ति को देने का कार्य करते हैं फॉर ऑल या फिर अबाउट ऑल। मतलब हम लोग सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन का संदर्भ लेकर के सभी के बारे में पॉजिटिव बात अगर कहनी हो तो एवरीवन का प्रयोग करते हैं। और अगर हमको सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन का रेफरेंस लेकर के सभी के बारे में निगेटिव एक्सप्रेशन करना हो तो हम लोग नोवन को सब्जेक्ट बनाते हैं। और अगर हम लोगों को किसी स्पेसिफिक सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन के बारे में कुछ कहना हो तो हम लोग समवन को अपना एग्जाम्पल बनाते हैं, अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। और यदि हमें रैंडम सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन के बारे में कुछ कहना हो तो हम वहाँ पे एनीवन का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ में एनीवन का उपयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेस में कर सकते हैं, जबकि समवन का उपयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। नोवन और एवरीवन के जो सेंटेंस पैटर्न होते हैं, मतलब जिन वाक्यों में इनका उपयोग होता है उन वाक्यों का पैटर्न पॉजिटिव सेंटेंस का होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस के पैटर्न के साथ में होने के बावजूद भी नोवन चूँकि ऑलरेडी निगेटिव है, इस वजह से इसके जरिए जो एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति निकलती है वो कैसे निकलती है, नेगेटिव निकलती है। और एवरीवन का भी पैटर्न पॉजिटिव होता है, लेकिन उससे जो एक्सप्रेशन निकलता है वो हमारा पॉजिटिव निकलता है। तो आइए इन चारों शब्दों का एक एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं ताकि सारी बातें हमको कंफर्म हो जाए। साथ ही साथ में हम लोगों ने एक और बात सीखी थी कि भाई जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी और एवरीबडी होता है, ठीक उसी तरीके से एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन होता है। यानी इनका भी प्रयोग हम लोग पर्सन का ही बोध कराने के लिए करते हैं, लेकिन हम एनीबडी, समबडी, नोबडी और एवरीबडी के जरिए रेफरेंस जो रखते हैं वो व्यक्ति का रखते हैं, लेकिन एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन का जो रेफरेंस होता है वो व्यक्ति का होने के साथ साथ व्यक्ति के नंबर का भी होता है। बात आपको समझ में आई? तो इसी वजह से यहाँ पर 1 लगा हुआ है बडी के जगह पर। अब इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एनीवन के एग्जाम्पल की तो हम लोग कह सकते हैं एनीवन कैन सॉल्व दिस इश्यू। कोई भी व्यक्ति इस इश्यू को हल कर सकता है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम लोग जैसे ही हम बोल रहे हैं कोई भी, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी जनरल व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यानी ये रैंडम पर्सन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम लोग इस तरीके से कहते हैं यू कांट टीच anyone on this ground। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला यू कांट टीच एनीवन, यानी आप किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं, किसी को भी नहीं पढ़ा सकते हैं ऑन दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एनीवन का उपयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया गया और एनीवन का उपयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी यहाँ पर बड़े आराम से कर लिया गया, जबकि समवन और एवरीवन इन सभी का प्रयोग हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर पाएंगे। तो उसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से कह सकते हैं कैन यू वी वांट
someone, we want someone to help me, to help us in this task। मतलब हम किसी एक व्यक्ति को चाहते हैं। समवन बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर इंडेफिनिट बट स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, हम लोगों की इस टास्क में मदद करने की कैपेसिटी हो, या फिर जिस व्यक्ति के अंदर कुछ सर्टेन स्पेसिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो। तो समवन यहाँ पे क्या हुआ, स्पेसिफिक पर्सन के लिए उपयोग में लाया गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नो वन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं देयर वर नो वन। यहाँ पर वर की जगह पे हम लोग वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर वर नो वन, सॉरी ये गलत हो रहा है, ठीक है ना, वर की सॉरी ये वर नहीं होगा भाई, ये वाज होगा। सिंगुलर की बात कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे बोल चुका हूँ कि भाई नो वन का प्रयोग किसके लिए होगा, सिंगुलर के जैसा होगा। तो हम बोलेंगे देयर वाज नो वन in the class yesterday, ठीक है। और अगर हम लोग एवरीवन की बात करें तो एवरीवन का भी एग्जाम्पल इसी तरीके से लिया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ, दे पनिश्ड एवरीवन, ठीक है। उन्होंने किसको दंडित किया, उन्होंने प्रत्येक को दंडित किया। तो हम लोग एक का संदर्भ लेकर के सभी के बारे में एक एक्सप्रेशन पॉजिटिवली कहना चाहते हैं। पॉजिटिवली बोलने का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के पैटर्न में कहना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो पनिश वर्ब है उसका सेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन सेंटेंस का पैटर्न कैसा है, पॉजिटिव है। तो एवरीवन का उपयोग हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन का प्रयोग सिंगुलर इंडेफिनिट पर्सन का बोध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन एनीवन का प्रयोग हम तब करते हैं जब वही पर्सन रैंडम होता है। समवन का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब वही पर्सन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में लिया गया कि हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हम लोगों की इस टास्क में क्या कर सके, मदद कर सके, जिसके अंदर ऐसा गुण हो, ऐसी विशेषता हो कि वो मदद करने के लायक हो। लेकिन ऊपर के सेंटेंसेस में हमने एनीवन का प्रयोग किया, तो एनीवन के जरिए हम लोगों ने रैंडम पर्सन की बात की कि मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एनीवन कैन सॉल्व दिस इशू, इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति लेकर के आइए, ये प्रॉब्लम ये इशू इतना आसान है कि इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। और जब हम लोगों ने बात की नोवन, तो नोवन का मतलब हमारा सेंटेंस का पैटर्न रहा पॉजिटिव, लेकिन मीनिंग हमारा निकलेगा नेगेटिव। हमने बोला देयर वाज नो वन इन द क्लास यस्टरडे, यानी कल क्लास में कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो हम लोगों ने इन सारे शब्दों को भी उसी तरीके से सीख लिया जिस तरीके से एनीबडी, समबडी, नोबडी और एवरीबडी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आइए अब हम लोग इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एनीथिंग, समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग के संबंध में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है, और आपके सामने फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ सारी बातें, ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग के बारे में। और हमने पहले ही जो है सेशन में बता दिया था, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का पहला सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ही हम लोगों ने बता दिया था यहाँ पे पहले पार्ट में ही कि एनीथिंग, समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग का प्रयोग हम लोग वस्तु के लिए करते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। तो हमारे पास में शब्द है एनीथिंग, इसके बाद में शब्द है समथिंग, इसके बाद में हम लोगों के पास में शब्द है नथिंग, और लास्ट में हम लोगों के पास में शब्द है एवरीथिंग, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे इतनी बातें लिख सकते हैं कि भाई इन सभी का उपयोग हम लोग सिंगुलर इंडेफिनिट के लिए करेंगे, मतलब किसी ऐसे नाउन के लिए करेंगे जो सिंगुलर हो और कैसा हो, इंडेफिनिट हो, ठीक है ना। यानी उस नाउन तक पहुँचने में लिसनर्स को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, यानी हम लोग उस नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक। साथ ही साथ में हम लोगों ने बोला क्या कि भाई सिंगुलर इंडेफिनिट के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनका उपयोग करेंगे, यानी जीवित प्राणियों के लिए हम लोग इनका उपयोग नहीं कर सकते। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इनका उपयोग करेंगे।
निर्जीव वस्तुओं के लिए हम लोग एनीथिंग, समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और निर्जीव वस्तुओं के अतिरिक्त हम लोग पर्सन के अतिरिक्त जो कुछ भी लेकर के आएंगे उन सभी चीजों के लिए हम लोग एनीथिंग, समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है एनीथिंग की। तो एनीथिंग पहले के जैसा ही हम लोग जैसे बोल रहे थे कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव में इसका प्रयोग कर सकते हैं। समबडी का उपयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाएगा। नोबडी का उपयोग हम लोग ऑलरेडी निगेटिव के सेंस में इसका उपयोग करेंगे, यानी इसको पहले ही निगेटिव मान लेंगे तो सेंटेंस को निगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर हम लोग बात करें किसकी, एवरीथिंग की, तो इसको हम लोग ऑलरेडी क्या मान करके चलेंगे, पॉजिटिव, यानी सेंटेंस का पैटर्न हम लोग कभी भी निगेटिव नहीं होने देंगे। ठीक है। साथ ही साथ में एनीथिंग हमको किसी रैंडम फैक्ट का बोध कराने के लिए उपयोग में आएगा, जबकि समथिंग का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हम लोग स्पेसिफिक फैक्ट का बोध कराएंगे। नथिंग का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब हम लोगों को निगेटिव एक्सप्रेशन बोलना होगा, निगेटिव एक्सप्रेशन बोलना होगा हमको। ठीक है। निगेटिव एक्सप्रेशन अबाउट ऑल, सभी के बारे में, सभी तथ्य के बारे में। और एवरीथिंग का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हम लोगों को पॉजिटिव एक्सप्रेशन बोलना होगा, पॉजिटिव एक्सप्रेशन अबाउट ऑल। ठीक है। इतनी बातें हम लोगों को पहले से ही डिटरमाइन कर लेनी चाहिए। जैसा हम लोगों ने अपने पढ़ाई का पैटर्न बना रखा, उस पैटर्न के आधार पर इन सभी बातों को लिखा जा सकता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो भाई एनीथिंग का हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, दे डू, दे डोंट हैव एनीथिंग गुड इन देयर हाउस। मतलब दे डोंट हैव एनीथिंग गुड इन देयर हाउस, उन लोगों के पास अपने घर में कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस के साथ में किसका प्रयोग किया, एनीथिंग का। एनीथिंग का यहाँ पे अर्थ हुआ कुछ भी। कुछ भी का मतलब कोई भी वस्तु, यानी रैंडम। यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्पेसिफिक वस्तु की बात नहीं की गई। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, एनीथिंग कैन चेंज योर थॉट्स। एनीथिंग कैन चेंज योर थॉट्स। एनीथिंग बोलने का मतलब कुछ भी, फिर से वही अर्थ निकला, कुछ भी क्या कर सकता है, कैन चेंज योर थॉट्स, आपके विचारों को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एनीथिंग का प्रयोग हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस में किया, और दोनों ही जगह पे हमने देखा कि एनीथिंग के जरिए हम लोग रैंडम फैक्ट का बोध कराने की कोशिश कर रहे हैं, और एनीथिंग का प्रयोग रैंडम फैक्ट को बोध कराने के साथ साथ में हम लोग इसका उपयोग सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन की जगह पर कर रहे हैं। ठीक है ना। इसकी जगह पर हम लोग किसी पर्टिकुलर नाउन का उपयोग नहीं कर सकते। समथिंग की बात करें, वी have something to show you in the room. We have something to show you in the room. ठीक है ना। हमने बोला we have something, हम लोगों के पास कुछ है, और वो कुछ कैसा है, स्पेसिफिक है, मतलब कुछ स्पेशल है। टू शो यू इन द रूम, कमरे में आपको दिखाने के लिए हम लोगों के पास में कुछ स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब कुछ विशेष है। बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे समथिंग के जरिए हम लोग स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे डेफिनेट की बात नहीं कर रहे हैं। नथिंग की बात करें, देयर वाज नथिंग in the classroom. क्लासरूम में कुछ भी नहीं था। क्लासरूम में कुछ भी नहीं था। तो हमने सेंटेंस का पैटर्न पॉजिटिव रखा है, लेकिन हम लोगों ने एक्सप्रेशन कैसा दे रखा है, निगेटिव दे रखा है।
एवरीथिंग की बात करें, वी वांट एवरीथिंग इन इंस्टेंट, या फिर इस जगह पे आप लिख सकते हैं इंस्टेंटली। वी वॉन्ट एवरीथिंग इंस्टेंटली, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग सब कुछ चाहते हैं, कोई भी चीज हो, ठीक है ना, सभी चीजों को हम लोग क्या चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं। इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। वी वॉन्ट एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ चाहते हैं, इंस्टेंटली का मतलब तुरंत। तो एवरीथिंग का मतलब हुआ सब कुछ, नथिंग का मतलब हुआ कुछ भी नहीं, समथिंग का मतलब होता है कुछ और वो स्पेशल हो, और एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी और वो कैसा हो, रैंडम हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एनीथिंग, समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, और पर्सन के अतिरिक्त जो भी चीजें हैं उन सभी को आप रिप्लेस कर सकते हैं इनके जरिए। और साथ ही साथ में हम कह सकते हैं कि एनीथिंग के जरिए रैंडम, और समथिंग के जरिए स्पेसिफिक, नथिंग के जरिए निगेटिव एक्सप्रेशन अबाउट ऑल, और एवरीथिंग के जरिए पॉजिटिव एक्सप्रेशन अबाउट ऑल का बोध कराने के लिए हम लोग इनका उपयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्लेसेस के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस के संबंध में, जिनको हम लोग एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर और एवरीवेयर के नाम से जानते हैं। तो आप इन सारी बातों को आराम से नोट भी कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक नहीं नोट किया हो तो मैं आपके सामने से हटा रहा हूँ, और आप वीडियो को रिवर्स करके इन सारी चीज़ों को कायदे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े किसी भी सवाल को हल करते समय, अगर वो सवाल इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड है तो। ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे प्लेसेस के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस के संबंध में, और प्लेसेस के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। प्लेसेस के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं हमारे पास में एनीवेयर, एनीवेयर, अगला शब्द है आपके पास में समवेयर, समवेयर, नेक्स्ट वर्ड इज नोवेयर, और लास्ट वर्ड है आपके पास में एवरीवेयर, एवरीवेयर। सबसे पहली बात, इन सभी का प्रयोग हम लोग सिंगुलर मान करके करेंगे इनको, और साथ ही साथ में इनके जरिए इंडेफिनिट प्लेस का बोध होगा, और हम लोग इनका प्रयोग किसके लिए करेंगे, प्लेसेस के लिए करेंगे, मतलब स्थान का बोध कराने के लिए करेंगे। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें एनीवेयर का उपयोग, तो हम लोग एनीवेयर का उपयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में कर सकते हैं। समवेयर का उपयोग पॉजिटिव वाक्यों में किया जाएगा। नोवेयर ऑलरेडी हमारा कैसा होगा, नोवेयर ऑलरेडी हमारा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। और एवरीवेयर हमारा ऑलरेडी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसके साथ में हम लोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ में एनीवेयर के जरिए हम लोग रैंडम प्लेस का बोध कराने की कोशिश करेंगे। समवेयर के जरिए हम लोग स्पेसिफिक प्लेस का बोध कराने की कोशिश करेंगे। नोवेयर के जरिए हम लोग नेगेटिव एक्सप्रेशन अबाउट ऑल प्लेसेस बताने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव एक्सप्रेशन अबाउट ऑल प्लेसेस, सभी प्लेसेस के बारे में सिंगुलर का रेफरेंस लेते हुए नेगेटिव एक्सप्रेशन बताएंगे। और एवरीवेयर के जरिए हम लोग सर्वत्र की बात करेंगे, ठीक है ना, लेकिन पॉजिटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सप्रेशन अबाउट ऑल प्लेसेस, मतलब जितने भी प्लेसेस हैं, यानी सर्वत्र। एवरीवेयर का मतलब होता है सर्वत्र, नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, समवेयर का मतलब कहीं, यानी वो स्पेशल जगह है, और एनीवेयर का मतलब कहीं भी, यानी किसी भी जगह के बारे में हम लोग एनीवेयर शब्द के जरिए बात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इनका एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यू कैन पुट योर बैग एनीवेयर
इन द क्लासरूम। आप लोग क्लासरूम में कहीं पर भी, एनीवेयर का मतलब कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, यानी ये स्थान किसी स्पेसिफिक प्रकार का नहीं है, ये स्थान कुछ भी, कोई भी स्थान हो सकता है। तो हम लोग कहते हैं यू कैन पुट योर बैग, आप अपना बैग रख सकते हैं। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्थान को चुनने में किसी भी प्रकार के ऑर्डर का पालन नहीं किया गया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि एनीवेयर हमें रैंडम प्लेस का बोध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज समवेयर। जैसे आई लेफ्ट माई कीज somewhere in the market। अगर हम इस वाले सेंटेंस की बात करें तो समवेयर का मतलब कहीं, किसी एक स्थान पर, और वो स्थान कैसा है, स्पेसिफिक है, कोई एक विशेष स्थान है जहां पर मैंने क्या किया, आई लेफ्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां छोड़ दी, मैं अपनी चाबियां भूल गया। समवेयर इन द मार्केट, मार्केट के किसी एक स्थान पर मैं अपनी चाबियां भूल गया, और वो एक स्थान है। ठीक है ना, सारे स्थान के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर सकते। तो समवेयर का मतलब स्पेसिफिक प्लेस हुआ। और अगर हम नोवेयर की बात करें, यू कैन, सॉरी, you can find me nowhere। मतलब क्या हुआ, आप मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी आप मुझे कहीं भी खोज नहीं सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे nowhere का मतलब क्या हुआ, कहीं भी नहीं। और अगर हम लोग एवरीवेयर की बात करें तो एवरीवेयर का मतलब होता है सर्वत्र। जैसे गॉड एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर का मतलब सर्वत्र, यानी ईश्वर निवास करते हैं या ईश्वर पाए जाते हैं। कहाँ पर, एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब सर्वत्र। तो अगर हम लोग इन सभी शब्दों की बात करें तो एनीवेयर का मतलब हुआ कहीं भी, समवेयर का मतलब किसी एक स्थान पर, लेकिन वो स्थान डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक है लेकिन डेफिनेट नहीं है। नोवेयर का मतलब कहीं नहीं, और एवरीवेयर का मतलब सब जगह पे, सर्वत्र। ठीक है, तो इसी के साथ साथ में हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आने वाले 16 प्रमुख शब्दों का अध्ययन किया, जिनका पैटर्न एक जैसा है और जिनमें कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक सिमिलरिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन चूंकि हमको उनका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता है, या फिर सेंटेंस में कैसे उन्हें यूज करते हैं, ये सारी बातें नहीं पता होती हैं, तो हम लोग उनको यूज करने में हिचकिचाते हैं, या फिर कहीं पर उनके यूजेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अब तक के इस वीडियो सेशन को देखने के पश्चात में आपके जहन से वो सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए जो एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, या एनीथिंग, समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, या इसके जैसे दिखने वाले किसी भी शब्द के साथ में उत्पन्न होते हैं आपके जहन में। ठीक है।